प्लस एक ठीक है। है। अच्छा, वो कहता है कि अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, कि कोई भी नंबर हो, अगर आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो वो उसका नेगेटिव नंबर और उसका पॉजिटिव नंबर दोनों सेम होंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, जो हमारे पास इसकी इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करें, देन आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो, और इसी तरह आप इंडिविजुअली जो है ना, ए का एब्सोल्यूट फाइंड करो और बी का एब्सोल्यूट फाइंड करो, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करो, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, सही है बच्चे? इसी तरह थर्ड जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी हमारे पास नॉमिनेटर में वैल्यू गिवन है, या हमारे पास क्वोशन में गिवन है, क्वोशन का मतलब या फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, तो ए और बी हमारे पास है, अगर उसका हमने फ्रैक्शन में है, तो अगर हम उसको क्या करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो ए का अलग से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बी का अलग से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आप ए और बी को जो आप क्या करो कि उसका सम करो, उसका मैग्नीट्यूड करो, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो लेस होगी किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर मैं ये कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, इफ एंड ओनली इफ x का आंसर फिर किसके इक्वल होगा, ये आप सारे पहले पढ़ के, x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, शाबाश, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि x की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ लेस देन a है, तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, माइनस a से, और लेस होगी किससे, a से। ठीक है, और इसी तरह अगर ये मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ x जो है वो ग्रेटर है किससे, a से, इफ एंड ओनली इफ x की वैल्यू जो होगी वो बच्चे ग्रेटर होगी किस, a से, और x की वैल्यू जो होगी अगर x का एक माइनस a जो होगा, ठीक है, तो वो ग्रेटर होगा किससे, x से। सिमिलर केस में हमारे पास, जब हमारे पास इनइक्वालिटी में अगर लेस देन और इक्वल टू हम कह देंगे, तो सिंपल आपने जो सिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ इसमें यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है, और जो सेवन प्रॉपर्टी पढ़ी है वो सिमिलर हमारे पास 9 को इंडिकेट करती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप करिए सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, के एब्सोल्यूट ऑफ 2 of x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी से, तो ये किसकी इक्वल होगा, 2 of x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक है, तो देन आप दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, एक को हम पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे, एक को -7 के साथ ओपन करेंगे, देन आप उसमें x की वैल्यूज फाइंड कर लोगे। तो हमारे पास इंटरवल क्या आया इसका, इस एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटरवल क्या आया, -2 और 5। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने उसको जो है ना, किसी भी सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने एनालिसिस करना होता है कि वो हमारे पास सिस्टम जो है वो हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है या नहीं करता। ठीक है, तो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है ना, यही था ना, कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें हम सब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम एक्सिया कहते हैं। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, अब ये देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमेशा एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट भी क्या होगा, उसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है बच्चे, जो होगा एक्स क्वाड्रेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा और वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड में हमारे पास दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स जो है वो पॉजिटिव और वाई जो है वो नेगेटिव। अब डिफरेंट इसमें मैंने पॉइंट्स लेके उसको इंडिकेट भी कर दिया। फॉर एग्जांपल हम 2 और 1 लेते हैं। 2 और 1 इंडिकेट क्या करता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसमें पॉजिटिव 2 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है,
तो इसको हम डॉटेड पॉइंट से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। और इसी तरह फिर हमारे पास 1 और 3 जो है कि x जो है उसकी वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है। सिमिलर हमारे पास थ्रू आउट हमारे पास इसको कोऑर्डिनेट को हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन सिस्टम होता है। फिर इसी तरह इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पास कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू की इंक्रीमेंट फाइंड कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? कोई एक वैल्यू में इंक्रीज करना। हाँ जी, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू में थोड़ा सी कोई चेंज हो, ठीक है। कोई भी आप चेंज को फाइंड करना है किसी भी हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो हमारे पास इंक्रीमेंट को इंडिकेट करता है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन में आपने देखना है कि इंक्रीमेंट देखना है, तो इंक्रीमेंट अब जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि हमारे पास अगर 2 लाइन्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट का भी सोल्यूशन है और सेकंड का भी सोल्यूशन है, तो आप सेकंड में से फर्स्ट की वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हो, तो जो चेंज आता है, ठीक है, वो हमारे पास इंक्रीमेंट होता है। अभी देखो कहता है कि हमारे पास क्या है कि इंक्रीमेंट एंड स्ट्रेट लाइन, when a particle move from one point in the plane to another point, the net changes in its coordinates are called increment. अगर हमारे पास क्या हो कि एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, जो उसमें नेट चेंजिंग आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो इंक्रीमेंट होता है। और नेट चेंजेस को हम किस तरह इंडिकेट करते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, और आपने सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, टैग कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू हो तो पूछ ले। चले, इंक्रीमेंट मैं बोल रहा हूं कि इंक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्लेन में, ठीक है, अगर 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम प्लेन में, अगर सेम प्लेन में वो मूव कर रहे हैं, तो अब आपने जो नेट चेंजिंग आएगी ना दोनों में, ठीक है, नेट चेंजिंग हम किस तरह फाइंड करते हैं कि आप जो हमारे पास एक फर्स्ट पार्टिकल x1 का नाम दे दिया और दूसरे पार्टिकल को हमने x2 का नाम दे दिया, ठीक है, तो x2 में से अगर आप x1 को सबट्रैक्ट कर देते हो, तो उससे जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो हमारे पास चेंज ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1, ठीक है। अभी देखो कि अब हम इस एग्जांपल के थ्रू हम इंक्रीमेंट को एनालिसिस करते हैं। कहता है इन गोइंग ऑफ द पॉइंट ए जो है वो हमारे पास 4 और -3 है। अभी देखो ये पॉइंट जो है ए पॉइंट जो है वो 4 और -3 है, ठीक है, और इसी तरह एक बी पॉइंट है वो 2 और 5 है। वो कहता है कि आप फाइंड करो कि एक्स में क्या इंक्रीमेंट आया, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट में क्या इंक्रीमेंट आया। अब मुझे बताओ जरा, ए पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू क्या है, उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, 4 4 है सर। और बी में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अगर आपने इंक्रीमेंट फाइंड करना है तो आप 2 में से क्या माइनस करोगे, 4। तो अब हमारे पास क्या है, तो क्या आ जाएगा, -2। अब आपने चेंज फाइंड करना है किसमें, y में, तो y में चेंज फाइंड करने के 5 में से क्या सबट्रैक्ट करोगे, -3, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर 8 आ गया, ठीक है बच्चे। अब जब हमने ये चीजें फाइंड कर लेनी है, ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास -2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी लेंथ को, टोटल चेंज इंक्रीमेंट फाइंड कर रहा है। ये देखो ये मैंने इंडिकेट भी किया है, इंक्रीमेंट ऑफ चेंज ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, बताएं, x में कितना चेंज आया, -2, और y में कितना चेंज आया, 8। तो ये बच्चे हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है किसकी, इंक्रीमेंट की, ठीक है। यस सर। अभी देखो इस डायग्राम में हम इजीली उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपने इन 2 पॉइंट्स में इंक्रीमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया है, डेल्टा एक्स क्या आया बताएं जरा। 5 में से हमने क्या कर दिया, 5 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आया, ये 0। हाँ जी बच्चे, इतने क्यों चुप हो, किसके इक्वल आया, डेल्टा एक्स किसके इक्वल है बच्चे, 0 के, और डेल्टा वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया कि आपने क्या करना है कि 1 में से -6 को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -5।
अब बेसिकली हमने इसमें रिजल्ट्स क्या फाइंड आउट किए, इसमें रिजल्ट्स ये निकाले कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स हों, जैसे कि P1 पॉइंट है x1 और y1, ठीक है ना, और इसी तरह P2 पॉइंट है x2 और y2, एक ही प्लेन में है, तो अगर वी कॉल इंक्रीमेंट, अगर आपने इंक्रीमेंट फाइंड करना है तो डेल्टा x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 और सिमिलरली डेल्टा y किसके इक्वल होगा, y2 minus y1, ठीक है। अब हमने जब स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप आपने पढ़ी है, स्लोप क्या कहते हैं, किसको कहते हैं स्लोप, हम डेट को नहीं, हाँ जी टेंजेंट को कहते हैं स्लोप। तो अगर आप सिंपल एक वैल्यू स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, राइज और रन की आपने रेशियो करनी है, ठीक है, राइज और रन की रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है, वहां पे आप उसको क्या करते हो, राइज और रन की रेशियो को आप इंडिकेट करते हो कि वो मैथमेटिकली वो क्या होती है, वो स्लोप के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमने इसी चीज को किस में लेके जाना है, स्लोप में लेके जाना है और उसको डिफाइन करना है। अभी देखो कि अगर हमारे पास कोई भी स्लोप को हमने डिफाइन करना होता है कि यहां से हमारे पास जो चेंज आया x में और इसी तरह जो चेंज आया y में, ठीक है, जो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कवर होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्लाइड का पता है ना आपको, यस सर, ठीक है। तो अब ये देखो जो हमारे पास उसमें राइज होगा, इसमें राइज वैल्यू कौन सी हो रही है, डेल्टा, y की वैल्यू क्या हो रही है इसमें, राइज हो रही है, और रन की वैल्यू कौन सी है, यहां से डेल्टा x, ठीक है। तो अब ये देखो कि y2 माइनस y1 आपको फाइंड करना आता है, ठीक है, डेल्टा y निकालना आता है ना आपको सबको, yes sir, और डेल्टा x भी निकालना आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना, वहां से हमारे पास उस डेटा की क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। क्लियर है? yes sir, अब जी, अब आप 4th चैप्टर पढ़ के आए हो एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि आपने इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करनी होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, वो हमारे पास किसके इक्वल होती थी, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m और x माइनस x1, ठीक है। तो अब जब हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, और इसको हम एनालिसिस करेंगे। अभी देखो जरा, कहता है राइट एन इक्वेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ द पॉइंट 2 और 3, जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, और उसकी स्लोप कितनी है, 3/2 माइनस 3/2, ठीक है। वो कहते हैं सब्स्टिट्यूट, हमारे पास x1 जो होगा वो 2 है और y1 हमारे पास है 3, ठीक है, और स्लोप हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास बच्चे उसकी वैल्यू -3/2। अब आपने पॉइंट स्लोप इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट स्लोप इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट स्लोप इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है y माइनस, ठीक है, जो हम आमतौर पे करते हैं y1, ठीक है, और फिर इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, m, और फिर x माइनस x1, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब मुझे बताओ जरा y1 किसके इक्वल है, सर 3 के 3 के इक्वल है। 3 की वैल्यू पुट कर दी। 3 जो है अगर इस तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अगर आप उसको राइट साइड पे लेके तो उसकी वैल्यू पुट करोगे और देन आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया कि ये स्लोप ऑफ इक्वेशन आ गई, पॉइंट स्लोप इक्वेशन आ गई, ठीक है। यस सर। अब आपने 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन को हमने फाइंड करना है, ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप से। अभी देखो 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, -2 और -1 और 3 और 5। अब जब आपने इसका स्लोप फाइंड करोगे तो चेंज इन आप x फाइंड करोगे, चेंज इन y फाइंड करोगे। जो चेंज इन x जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रन को, और जो चेंज इन y है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा राइज को, ठीक है। उसकी वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 1 आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो होगी हमारे पास स्लोप ऑफ इक्वेशन वो किसके इक्वल होगी, जिसमें x1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -2, और y1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1। बस आपने वैल्यू पुट करनी है तो y इज इक्वल टू x + 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करना है 3 और 5 के लिए, 4 के लिए, ठीक है। कोई मुश्किल यहां तक अभी तक? नो सर। सर ये लास्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? कोई फार्मूला नहीं, जो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अच्छा ओके।
अच्छा जी, डिस्टेंस का फार्मूला 9 चैप्टर पढ़ के आए हैं आप। हाँ जी, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y x1 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 बस अब हमने उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है जो है ना बच्चे, ग्राफिकली, और उसके बाद हम उसके आगे चलते हैं। कहते हैं डिस्टेंस एंड द सर्कल ऑफ द प्लेन, जब आपने फाइंड करना होता है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सर्कुलेटेड बाय, ठीक है, बाय फार्मूला इट कम्स फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत फैमिलियर थ्योरम है, ठीक है, और सबको पता है इसका। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस जब भी हमने 2 पॉइंट्स में फाइंड करना होता है, तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स लें हम इसमें ट्रायंगल में, अगर हम P ऑफ x1 और y1 लें, ठीक है ना, और Q ऑफ x2 और y2, और इसी तरह अगर हमारे पास चेंज हमने देखना होता है तो वो डिस्टेंस में अगर हमने देखना है तो मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1, और इसी तरह अगर y में हमने चेंज देखना है तो मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। तो इन दोनों का आप स्क्वायर करोगे और देन स्क्वायर करने के बाद सम करोगे, और सम करने के बाद होल का स्क्वायर रूट ले लोगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के फार्मूले के। अब हमने 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। अब ये देखो कि ये हमारे पास इसी को ही अप्लाई करना है। कहता है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है डिफरेंट, P जो है वो -1 और 2 के इक्वल है, और Q जो है वो 3 और 5 के इक्वल है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलर हमारे पास इसका सेकंड जो है ना आपने खुद करना है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है कि आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है कि सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस में जब आपने क्या करना होता है कि उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होती है, तो उसमें हमने क्या करना है कि सिंपल कि उसकी इक्वेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस a इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सम सेंटर, अगर सेंटर से जो हम पॉइंट लें h और k से इज इक्वल टू a, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द p ऑफ द सर्कल इफ एंड ओनली इफ जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? वो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, यहां से x में से माइनस करेंगे h को और y को माइनस करेंगे किसके साथ? k के साथ, ठीक है, और उन दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपने उसको सम करना है, सम करने के बाद आपने होल का स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चे, ये हमारे पास सर्कल का डिस्टेंस होता है, ठीक है, कि सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसमें हमारे पास उसके सेंटर पे h की वैल्यू वो भी 0 हो और k की वैल्यू भी क्या होती है? 0। अगर कोई भी सेंटर देखते हैं तो ओरिजिन पे हमेशा h और k की वैल्यू, x और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होते हैं? 0 के। बताओ सर 0। तो बताओ जवानो। सर 0 के इक्वल। सर 0। बस यही है। अच्छा जी, ये एग्जांपल आपने इसकी खुद अप्लाई करनी है, ठीक है, और इसका फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए है। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने फंक्शन को कहा था कि फंक्शन एक क्या है? मशीन है या एक ऑपरेटर है। वो क्या करता है फंक्शन? कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो वो उसको रिफाइन करके हमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अभी देखो कि फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है, एक हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है? इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। अब हमने फंक्शन को डिफाइन करना है और उसका एनालिसिस करना है। चलो बच्चे, अमन डेफिनेशन पढ़ो। A function f is a rule that assigned to each element x in set D exactly one element called fx in a set E. We usually consider function for which the set D and E are set of real numbers. The set D is called domain of a function. The number fx and the value of f in x at its read f of x. The range of f is set of all possible values of fx as x varies throughout the domain. A symbol that represents an arbitrary number in the domain of a function f is called independent variable. A symbol that represents a number in the range of f is called dependent variable. In example A, for instance, r is the independent variable and a is the dependent one, independent variable. ओके, अब बच्चे देखो कि फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन सिंपल हमारे पास क्या है कि एक रिलेशन है, ये एक असाइन है कि ईच एलिमेंट x का एग्जैक्टली जो हमें आउटपुट जो देगा वो हमारे पास 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, रेंज का।
तो अब जब हमने इसका एनालिसिस करना है, ठीक है, इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि वी यूजली हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डोमेन होगी, और इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारे पास सेट ऑफ रेंज होगा, ठीक है। अब डिफरेंट हमारे पास फंक्शन होंगे, हम उसका एनालिसिस करते हैं कि वो हमारे पास उसकी डोमेन और रेंज किस तरह डिफाइन करेंगे। अभी देखो, हाँ जी एहसन, माइक खोलो ना अपना, स्टेटस लगाए जा रहे हो। एहसन, एहसन नहीं है क्लास में? हाँ जी शहीरा, आप खोलो माइक अपना। हाँ जी, सैयद आसिल हुसैन, आप खोलिएगा। आवाज आ रही है मेरी? हो तो नहीं कि सारे? माइक इशू कह रहा है सर वो। सबके माइक इशू है? नहीं सर, नहीं सर, चले के भाई। अच्छा चले, ईशा आप पढ़िएगा। कौन सी स्लाइड? अच्छा बच्चे पढ़नी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कशन इस पे करनी है कि हमारे पास डोमेन और रेंज हमने देखना है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हमने एनालिसिस करने, वन बाय वन सबने क्वेश्चन करने हैं। डोमेन और रेंज बहुत ही वाइडली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये जो है ना बहुत से क्वेश्चन इसके एग्जाम में भी आते हैं करना है, ठीक है, तब भी आपको फंक्शन समझ आएगा। अभी देखो कि एक हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे कि ये हमारे पास ग्राफ इसके कैसे इंडिकेट करते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब इसमें हम x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x में कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन है किसका, y का। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम 1000 भी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, 1 बिलियन भी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास y का आंसर क्या आएगा, यूनिक आएगा या यूनिक नहीं आएगा, बताएं। यूनिक आएगा। यूनिक आएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पे इसका यूनिकनेस नहीं होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, मतलब इसकी बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, और उसके अंदर जितने भी रियल वैल्यूज हैं वो उसमें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, ठीक है, और वो उस सेट की क्या होगी बच्चे, डोमेन होगी। अब बच्चे जरा बताओ कि कहां पे ये सेट डिफाइंड नहीं है। ये सेट जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, जिसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो उस सेट में क्या है, इंक्लूड है, और एक्सक्लूड इसमें क्या है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है। वहां पे ये सेट जो है वो उसकी डोमेन डिफाइंड नहीं है, और इसकी डोमेन क्या होगी फिर, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अब इसकी रेंज, अब रेंज हमारे पास, अब जो भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कहां से वैल्यू, इसकी बाउंड्री पॉइंट स्टार्ट होंगी किससे, कि जब आप इसको हाफ ओपन इंटरवल जो है वो है ये। तो इसमें क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू जो है उसमें 0 इंक्लूड होगा, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, लेकिन इसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा जब हमारे पास ओपन इंटरवल आ जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे इसकी क्या होगी, रेंज होगी। कोई बच्चा डिफाइन करेगा कि ये हमारे पास 1/x जो है वो डोमेन और रेंज किस तरह डिफाइन हुई है। हाँ जी, नीचे आप उसको एक्सप्लेन भी मैंने ये सेकंड में किया हुआ है। हाँ जी, कौन करेगा? चलो सुंबल, आप सुंबल तारिक अपना माइक ओपन करिएगा जरा। यस सर। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए कि ये डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये कैसे आई है? सर जब भी कोई वैल्यू मतलब डिवाइड होती है तो हम मतलब बटे में 0 को डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर मतलब इंफिनिटी आंसर आता है। हाँ जी, इन्फिनिटी आंसर आता है, वेरी गुड। और जी जी, शाबाश। ये पढ़िए यहाँ से, द फार्मूला y is equal to 1 over the x. formula y is equal to 1 over x gives a real y value for every x except x is equal to 0. We cannot divide any number by 0. The range of y is equal to 1 over x. The set of reciprocal of all non-zero real numbers is the set of all non-zero real number since y is equal to 1 over 1 over y. अब ये देखो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 1 ओवर y का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो भी सेट हमारे पास उसकी डोमेन होगी वही उसकी क्या होगी, सेट की रेंज होगी, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या कहा कि जब हमारे पास कोई भी सेट हो तो 1 ओवर x की फॉर्म में, तो उसमें कहाँ पे ये सेट डिफाइन नहीं होगा, वो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्सेप्ट उसमें x इंक्लूड नहीं होगा, और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज उसमें इंक्लूड होंगी वहां पे वो फंक्शन जो होगा वो बच्चे उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कि वो फंक्शन उसके डोमेन में होगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरे फंक्शन जो होगा वो उसकी डोमेन में नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास था। इसकी जो है ना जो है फर्दर 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आपने खुद ट्राई करनी है, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है वो गिवन है, ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा जी, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने इसका इंटरवल देखना है, क्लोज इंटरवल किसके लिए, -2 और 2 के लिए, ठीक है। अब -2 और 2 के लिए जब आप इसको डिफाइन करोगे तो अब आप इसमें की क्या पुट करोगे, सबसे पहले आपने -2 पुट करना है, फिर -2 में आपने रियल वैल्यूज लेनी है, कौन कौन सी, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे इस क्लोज इंटरवल को देखना है, और x की वैल्यू क्या लेंगे आप, -2 पहले पुट करेंगे, -2 पुट करने से आंसर क्या आएगा y का, 4। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो इसका, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट जो इसका आ गया -2 और 4। फिर इसी तरह -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करने से आंसर y का क्या आता है, 1 आएगा, 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y का भी आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली अगर 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बनता है, ठीक है, और इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। और इससे हम किसी भी चीज को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज को, ठीक है। तो वो ग्राफ हमने स्केच करना था, इजीली हमने उसको स्केच कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंट स्केचिंग भी बताऊंगा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, कि आपके पास एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, हम आपने उसको स्केच करना है, ठीक है, उसका डिफरेंट आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको आपने स्केचिंग करनी है, उसका एनालिसिस सॉल्यूशन का करना है। तो आप उसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, डिफरेंट टूल कैसे यूज कर सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्या होंगे कि आप उनको इजीली क्या कर सके, एक पॉइंट पे डिफाइन कर सकें। जैसे कि x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, जिसमें y इज इक्वल टू x होगा और y इज इक्वल टू -x। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, 1। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, 2। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस इधर से स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करें, ठीक है, तो y का आंसर क्या आएगा, -1। y का आंसर क्या है, -1, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो डिफरेंटली आता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये हमारे पास ये भी एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है।
इसी तरह उसकी सेकंड एग्जांपल्स है वो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन क्या होते हैं कि किसी भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, whose values at any number x is a greatest integer less than or equal to x, ठीक है, जो less than और equal to x हो, ठीक है, तो वो हमारे पास इंटीजर जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। जैसे कि 2.4 आपने लेस देन और इक्वल टू में देखना है, 2.4 में आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू में आपने क्या देखना है कि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है ये जो रिप्रेजेंट करता है, नीचे एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर हमारे पास स्ट्रेट होगा और नीचे आपने उसको क्या कर देना है, ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा 2.4 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे वो 2 होगा। इसी तरह 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 होगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 ही रहता है। और इसी तरह -1.2 जो है ये हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो देखेंगे वो -2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने देखना होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसी तरह जो है 2 का वैल्यू जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगी, 0.2 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरह -0.3 की वैल्यू जो होगी वो -1 और बच्चे -2 जो होगा वो -2 ही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेगी। ठीक है सर दोबारा बता दें। अच्छा जी, इसमें देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वैल्यू क्या, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो लेस देन में आपने वैल्यू लेनी है। अब ये देखो, मैं अगर आपको कहूं कि 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, शाबाश, क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? 5 होगा। अगर मैं ये किसी को मैं -5.5 कर दूं तो तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -6। हाँ जी, अमन आप बताओ क्या होगा इसका? -6। अगर मैं इसको कर दूं 0.8 या 6, चलो 0.6, अब बताइए जरा इसका ग्रेटेस्ट -1 होगा। क्या होगा बच्चे? -1। और इसी तरह अगर मैं इसमें ये कर दूं 0.6, तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। हाँ जी, दोबारा सोच के बताएं। जरा समझा दे। 0.5 सर। 0.5 नहीं, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने हैं, ठीक है आरिफ, आपने क्या देखना है? 0। अभी देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन में होगा, अभी देखो इस डेफिनेशन को जरा फुल क्लियरली समझो। The function whose value at any number x is greatest integer less than, वो less than होगा और equal to क्या होगा? x के, ठीक है, या less than में होगा या equal to x की फॉर्म में होगा। तो ऐसा इंटीजर जो होगा बच्चे वो हमारे पास किसको इंडिकेट करेगा? वो हमारे पास इंडिकेट करेगा कि वो ऐसा इंटीजर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, अगर 2.4 है या 2.5 है या 3.5 है, ठीक है, तो उसमें आपने ग्रेटेस्ट लेस वैल्यू देखनी है, ठीक है। उस इंटीजर में डेसिमल पार्ट को छोड़ के आपने लेस वैल्यू देखनी है कि कौन सी है, ठीक है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, ठीक है ना। अब ये देखो ना, ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है, एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास डेसिमल से पहले नंबर होता है उसको हम कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जो आप सिग्निफिकेंट नंबर पॉजिटिव इंटीजर में होगा वो हमारे पास नंबर जो होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, और नेगेटिव में जो होगा वो हमारे पास जैसे कि -0.6 है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास -1 को अप्रोच करेगा। क्लियर है, समझ आइए सर? आगे सर। इसी तरह अगर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को, तो जैसे कि y = x है तो इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं x की वैल्यू जो है, ठीक है, x की वैल्यू जो है 0, 1 लेता हूं, ठीक है, तो 1 से हमेशा आंसर जो होगा वो 1 ही रहेगा। 2 लूंगा, ठीक है, तो 2 से भी आंसर उसका 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होता है? 2 ही होगा। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। और इसी तरह -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हाँ जी अमन, -1 का ग्रेटेस्ट होता है
Sir, 0. जीरो नहीं होगा ना बच्चे, मैं -1 का एक्यूरेट नंबर है ना, सिग्निफिकेंट नंबर है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं होगा, -1 नहीं Yes, होगा। sir. ठीक है। और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा फिर? -2 होगा। -2 क्लियर है, तो समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लीस्ट इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, अब स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा लेकिन ग्रेटर वैल्यू होगी। अब मैं अगर यही पूछूं कि 2.4 का आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो क्या होगा? 2.4 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 आएगा। 3 होगा, ठीक है। और इसी तरह 1.9 का ग्रेटर स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 2। और इसी तरह 0 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? वही नंबर या उससे ग्रेटर, 0 ही होगा, ठीक है। और इसी तरह -1.2 का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। -1। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ये 1.2 का -1 कैसे? हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है ना, ठीक है। अभी देखो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये देखो ये डेफिनेशन जब हम करेंगे कि हमारे पास ये कहता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन या इक्वल टू की फॉर्म में होगा। उसमें लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन। क्लियर है? अब मुझे बताओ -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है? -1। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। और उसमें हमारे पास इस डेसिमल से वो क्या है? लेस है, ठीक है जी सर। तो अब आप उसको ग्राफिकली भी एनालिसिस कर सकते हो, ये आपको मैंने ग्राफ से वो इंडिकेट भी किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शंस आते हैं, कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। हाँ जी आमिर, पढ़ो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। मैं पढ़ूं? जी पढ़ लो आप। An algebraic function is a function constructed from polynomials using algebraic operations, addition, subtraction, multiplication, and division, and taking roots. Rational functions are special cases of algebraic functions. Figure 1.41 displays the graph of 3 algebraic functions. हाँ जी, अब ये देखिए कि अगर बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सम कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और उसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसकी मैं नीचे एग्जांपल भी दूंगा। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे? साइन कोसाइन जो है वो एंगल यूज करें, तो ऐसे फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और उसकी पावर वेरिएबल हो जाए, ठीक है। अभी देखो कि हमारे पास a ऑफ x जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास a ऑफ x जो है जिसमें x a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो? a के इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। और ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो लॉग की प्रॉपर्टी को फुलफिल करें, तो ऐसे फंक्शन को हम लॉगरिथम फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक होती है और रेंज 0 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल में। इसी तरह जब आप उसमें देखते हो लॉगरिथम फंक्शन में, उसकी डोमेन जो होती है वो 0 और इंफिनिटी, और रेंज जो होती है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होते हैं बच्चे, वो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें आप उन फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि साइन थीटा को कोस थीटा में आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप कहो कि साइन थीटा को हम कोस थीटा में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला हम दूसरा कोई एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप ये देखोगे कि हमारे पास जितने भी डिफरेंट हम उसमें आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते, ठीक है। दे इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन एंड मेनी मोर। अभी देखो 1 बाय 1 हम इनका एनालिसिस करते हैं कि ये ग्राफ जो है किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है वो अलजेब्रिक है, ठीक है, कोई भी ग्राफ जो है वो साइन और कोसाइन के फंक्शंस है, ठीक है, और उसको हम देखते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इंटू x माइनस 4, ये हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब x की डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट की,
ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट की और पुट करने के बाद y का हमारे पास डिफरेंट आंसर आया, ठीक है, और उन सारे लाइंस को आपस में, उन सारे पॉइंट्स को आपस में मीटअप किया तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। यस सर। इसी तरह अब हमारे पास y इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है, x की -1 की पावर 2/3। तो अगर आप x के डिफरेंट वैल्यूज को आप पुट करोगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास इस टाइप का होगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चे सी टाइप का हमारे पास ग्राफ है। इसके बाद हमारे पास है साइन और कोसाइन में, सही है। साइन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, अब इसमें आप देखें कि डिफरेंस सिर्फ एक बात का है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू आपने देखनी है। सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू जो है बच्चे, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको नीचे वाली वैल्यू को जो बोलते हैं कि मतलब एक्स एक्सिस से जो बिलो होती है वो उसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो अब जब आप इसको इंडिकेट करोगे तो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो अगर हमारे पास रीजन से पास आउट हो जाए, ठीक है, तो ऐसा जो ग्राफ होता है बच्चे वो साइन ग्राफ होता है। इसी तरह जो रीजन से जो होगी अबव हो, ठीक है, ऐसा ग्राफ जो होगा वो कॉस ग्राफ होगा, ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ होगा। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट जो है ना लॉगरिथम फंक्शन से जो है आप उसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि y इज इक्वल टू 10 की पावर x का ग्राफ जो है ये हमारे पास इंडिकेट करता है। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 ऑफ x का ग्राफ जो है, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंट फंक्शंस लेके, ठीक है, मैटलैब में आपको ये वैल्यूज जो है सिर्फ हम पुट करेंगे, हमारे पास डिफरेंट आप उसको ग्राफ से एनालिसिस कर सकते हो डिफरेंट सॉल्यूशंस को, ठीक है। वो हमारा रिसर्च वर्क होगा, थोड़ा सा रिसर्च का भी आपको बताऊंगा कैसे रिसर्च करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास किस तरह चेंज आ रहा है, ठीक है, इसमें कितनी वेरिएशन आ रही है y इज इक्वल टू 10 की पावर x में, इसी तरह इस डाटा में कितनी वेरिएशन आ रही है y इज इक्वल टू 3 ऑफ x में, और इस डाटा में y इज इक्वल टू 2 ऑफ x में कितनी वेरिएशन आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो भी फंक्शन है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसके बाद हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ जो है वो देख लीजिए वो कैसा होता है, जैसे कि log of 3 of x जो है वो उसका ग्राफ हमारे पास डिफरेंट कलर्स में इंडिकेट किया गया, 2 of x का, 5 of x का, 10 of x का, ठीक है। ये सिर्फ आपने एक मरतबा देखना है। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट 2-3 टॉपिक रह गए हैं, वो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। आप ये सारी चीजें पढ़ के आए हो, थोड़ा सा मैं उसको प्रिसाइजली बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है कि अगर दो फंक्शंस हो तो उसको आपने कंपोजिटली आपने उस फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो आप किस तरह डिफाइन करोगे, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो f इंटू g ऑफ x हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम फाइनल आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है सबको, कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर, इजी है। नो सर। चलें, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है कि गिवन टू फंक्शन f एंड g आर कंपोजिट फंक्शन। ये देखिए ये आप पहले से पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसी चीजों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अभी थोड़ा चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप किस तरह किसी चीज को एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम देखोगे तो आपको डिफरेंट ग्राफ आप देखोगे, ठीक है, तो अपने सोल्यूशन की एक्यूरेसी को अटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली जो आप रिजल्ट्स फाइंड करते हो तो आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अपने डाटा की करनी होती है, ठीक है। तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताऊंगा कि अपने डाटा को आप किस तरह ग्राफिकली, आपको कोई प्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है, आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में सर आपको कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, तो आपने उनको ग्राफ से अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपने सोल्यूशन को किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब जब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आता है तो गिवन टू फंक्शन f एंड g आर कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g आल्सो कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिफाइंड एज। तो उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि सिंपल हमारे पास होता है f ऑफ g ऑफ x इनटू f इनटू g ऑफ x। अब बच्चे ये हमारे पास सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, कौन इसको सॉल्व करवाएगा? चलो या पढ़ के आए हो? हाँ जी, कौन करवाएगा? ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को सॉल्व करवाओ, बताओ ये कैसे हुई है। सर उन्होंने जो g की वैल्यू है x-2 तो सर f में पुट कर दिया x स्क्वायर में, x स्क्वायर की वैल्यू में x-3 कर दी।
हाँ जी बच्चे देख लो सिंपल कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के है, और जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 के इक्वल है। कंपोजिशन आपने फंक्शन देखना है एफ इंटू जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 को आपने पुट कर देना किसमें, आपने एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने अज्यूम करनी है कि एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ एफ आप फाइंड कर लोगे, सिंपल है। इसकी एग्जांपल नंबर दूसरी भी इसी तरह ही थी। जी सर। अच्छा इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा या नहीं आपने पढ़ा, बताओ। पढ़े हैं सर। पढ़ा हुआ है। पढ़े हैं सर, पढ़ा हुआ है। हाँ जी इवन फंक्शन क्या होता है? सर इवन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसमें सर आप सबको सोल्व करके जब उसके साइन को यानी कि साइन जो होता है पॉजिटिव में आता है सर, लेफ्ट का साइन। हाँ जी सही बता रहे हैं बच्चे। ये देखो कि अगर हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, अगर हम अज्यूम करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। इवन फंक्शन क्या होगा, ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल हो बच्चे, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है ना। और इसी तरह अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन की और इवन फंक्शन। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन का ग्राफ है या इवन फंक्शन का ग्राफ है? इवन का सर, इवन है सर, इवन है। इवन पक्की बात है। कौन ऑड कौन कहता है? कोई बच्चा ऑड भी कहे ना। हाँ जी सेकंड वाला बताइए फिर, सेकंड वाला ग्राफ कौन सा है? ओड। हाँ जी ऑड है, पक्की बात है। यस सर, Yes, यहाँ पे sir. लिखा हुआ है। यस सर, और हाँ जी बड़ी अच्छा, चलो जी सही हो गया। अच्छा जी अब जो 19 से लेके 24 तक क्वेश्चंस है ना, ठीक है ना, वो आपने वेरीफाई करने हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना वो कौन सा ऑड फंक्शन और कौन सा इवन है। क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। Yes. ये अपना ये दूसरा वाला ग्राफ है, ये क्यूबिक ग्राफ है ना। हाँ तो, जी तो सारे क्यूबिक ग्राफ ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे क्यूबिक ग्राफ ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट, अगर मतलब ये जिस तरह मतलब जितने भी क्यूबिक और जितने भी अगर ये मतलब जो दूसरा वाला ग्राफ है ये नीचे से ऊपर उठ रहा है, अगर जी, वो जी। लेफ्ट सेकंड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में जाता तब भी वो ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ तब भी वो ऑड फंक्शन होगा। जब भी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ जो होगा बच्चे वो इवन ग्राफ होगा। और इसी तरह एक जो ऐसा ग्राफ जो है जो वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, जो एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो ऐसा जो ग्राफ होता है बच्चे वो हमारे पास जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ऑड फंक्शन को। अगर तो पहले वाले जैसे अपसाइड कर्व है, अगर डाउन मतलब यू बना हुआ ना, अगर डाउन मतलब उल्टा यू होता तब जी, भी जी। वो इवन वाला ही होता ग्राफ। तब भी वो इवन वाला ही होता। सर चाहे वो ऊपर वाली साइड पे हो या नीचे वाली साइड पे। हाँ जी ठीक है। अब आप जब ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो आप उसको ग्राफिकली भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा जी आज थोड़े से फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हाँ जी साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वाई और एक्स। हाँ जी अब जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो आप सारे जो है फैमिलियर हैं किसके बारे में, साइन थीटा का भी पता है, कॉस थीटा का भी पता है, ठीक है ना, सीकन का भी, कोसाइन का भी, टेंजेंट का भी, कोटेंजेंट का भी, ठीक है। थोड़े से रिव्यू करवाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है जो भी करना है, ठीक है। अब जी हमारे पास आज बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपने एंगल अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसको हम एंगल्स को यूज करके आपने डिफरेंट लिमिट्स फाइंड करनी है, डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। और एंगल की वैल्यू पता ही ना हो तो फिर हम कैसे उसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अच्छा जी सबसे पहले जो हमारे पास एक कोई भी ट्रायंगल होती है, ठीक है, एक उसमें क्या होता है कि बेस होती है, उसको एडजेसेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट होती है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और थर्ड जो साइड होती है, सम ऑफ टू साइड जो होंगे इसको, ठीक है। साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है। और सिमिलरली कॉस थीटा, ये आपको पता है कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेंजेंट थीटा
ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, और कोसिकेंट, ये आपके पास डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से जो है ना आप रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप अगर हम इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ इंडिकेट कर दें, डिफरेंट एंगल के साथ इंडिकेट, तो किस तरह आप उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सही है, क्लियर है ये सारी चीजें, आगे डिफाइन करने की मुझे जरूरत तो नहीं है। अच्छा, टेंजेंट थीटा आपको पता है कि साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है ना। कॉट को लिखते हैं 1/tan और सेकंड जो होता है 1/cos होता है और कोसेकंड जो होता है 1/sin होता है, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि कोई मुझे रेडियन की डेफिनेशन बताएगा, रेडियन किसकी इक्वल होता है? 1 रेडियन किसकी इक्वल होगा? π/180। हाँ जी, π/180। हाँ जी, π/180, ठीक है। तो जब भी आप रेडियन को डिफाइन करते हो तो वो हमारे पास π/180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब जब आपने 1 डिग्री निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। 100 से मल्टीप्लाई करें अमन, आपने तो मेरा ख्याल मैथ्स नया बनाना है, ठीक है, आइंस्टाइन वाला जी। हाँ जी, और कोई बताए? हाँ जी, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180/π। 180/π। बस सिंपल उल्ट कर दो उसको और ये एक नई चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि 180। तो जो 1 डिग्री है वो π/180 इक्वल नहीं होगा 1 डिग्री? एक मिनट देख लेते हैं हम, सर चेक कर लें, मैं वो गलत हो गया। 1 डिग्री है ना वो π/180 रेडियन के इक्वल है, और जो 1 रेडियन है वो 180 डिग्री ओवर पाई होता है। हाँ, यस यस। मुझे बोल के ना अब ज्यादा दिमाग में काम। मैं वैसे सुनो, दोनों गलत कह रही हैं उल्ट पुल्ट, तो हाँ ये जी। सही है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आमिर हो ना आप? नहीं सर, तलहा। तलहा वेरी गुड है, ठीक है। तलहा सही कह रहा है कि जब हमारे पास 1 डिग्री होता है तो वो किसके इक्वल होता है बच्चे? वो π/180, ठीक है। और इसी तरह 1 रेडियन जो होगा वो 180/π के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको जरा जो है ना ठीक कर लीजिए। और इसी तरह जब आप 1 रेडियन निकालते हो तो वो हमारे पास 180/π के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास डिग्रीज में जब हमने देखना होता है कि एंगल्स को हमने देखना है कि पाई जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, बताएं। 180 के। सर 180 के इक्वल 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जब आपने डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज को सॉल्व करना है, डिफरेंट एंगल्स यहाँ से देखने, तो आप यहाँ से 0 से देखो, ठीक है। साइन थीटा 0 से स्टार्ट करो, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह साइन 30 डिग्री 1/2, और इसी तरह साइन 45 डिग्री जो है 1/√2 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको √2/2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1/√2 के इक्वल होता है। इसी तरह जो 60 डिग्री होता है वो हमारे पास √3/2, और 90 डिग्री जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। बस ये अगर आप एंगल, बीच वाले एंगल याद कर लो, बाकी जो है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने क्या करना होता है 30 डिग्री, तो पाई आपको पता है कि वो 180 के इक्वल है, ठीक है ना। 180 को आप 6 पे डिवाइड करते हो तो तब हमारे पास 30 आ जाता है, 4 पे डिवाइड करते हो तो 45 आ जाता है, 3 पे डिवाइड करते हो तो 60 आ जाता है, 2 पे डिवाइड करते हो तो 90 आ जाता है, ठीक है। अगर ये एंगल याद कर लोगे तो आप उसके बाद आपको क्वाड्रेंट सिस्टम जो है बताऊंगा, ठीक है, वो उसमें आप इजीली इनको एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। इनकी डिफरेंट वैल्यूज जो है बच्चे आपने याद करनी, क्लियर हो जाएगा? यस सर। अब मुझे बताओ टेंजेंट जो है 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? सर इन्फिनिटी के। सर इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी। और -90 डिग्री किसके फिर इक्वल होगा? सर वो भी -इन्फिनिटी के इक्वल होगा, या उसको, ठीक है। तो वो भी हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट जो है फंक्शन को एनालिसिस किया, ठीक है। डिफरेंट रियल नंबर्स को हमने एनालिसिस किया,
ठीक है, और फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली किस तरह एनालिसिस किया जाता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का हमने देखा, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन देखा, जो बुक मैंने अपलोड की है बच्चे, ठीक है, उसका ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। आज मैं कोई आपको असाइनमेंट क्विज वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको एक मरतबा पढ़ना है तो आपके ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ स्लाइड को एक मरतबा पढ़ना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ओके सर। हाँ जी सर गूगल क्लासरूम वही वाली है या चेंज हो गई? बच्चे, मैंने आपको सेंड किया हुआ है, मतलब लिंक आपने ज्वाइन नहीं की नया? नहीं सर। तो अब आपकी अपना जीमेल अकाउंट देखें ना, आपको मेल की है मैंने, ठीक है। सर नहीं, मुझे कोई मेल नहीं आई। बच्चे सबको मैंने मेल की है। नाम क्या आपका? उमेर। उमेर, हाँ आ गया मिल गया। ठीक है, तो वो गूगल लिंक ज्वाइन करो। अच्छा जी, ये आपके पास फंक्शंस जो है, लास्ट टाइम हम थोड़ा सा पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स जो है ये किस तरह हमने इनपुट आउटपुट देखते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, एक मरतबा पढ़ना है, आपकी ये सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर। इंशाल्लाह। हाँ जी, एक बच्चा जो है ना 1 बाय 1 जो है ना एक एक स्लाइड जो है इसको मैं रिव्यू करवाता जाता हूँ, ठीक है, एक एक बच्चा स्लाइड पढ़ता जाए, ठीक है, और ये जल्दी से हमारी वाइंड अप भी हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये तो लास्ट टाइम हमने कर लिया था। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब इसमें एक जो है ना, फॉर एग्जांपल अली है, एक है एहसन, ठीक है, और अली की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 13 है, ठीक है, और एहसन की जो है डेट ऑफ बर्थ भी 13 है, और अली की सेम डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 भी है। अब मुझे बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। किसी की दो लॉजिकली देखो कि डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है या अनयूनिक होती है? ये यूनिक नहीं होती, यूनिक होती है। यूनिक होती है सर। यूनिक होती है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर यूनिक होगा, कोई भी वैल्यू अगर यूनिक होगी तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये हमारे पास जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है? नहीं है सर। ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास इसका मतलब ये है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि फंक्शन जब भी आप डिफाइन करते हो तो उसमें एक चीज हम देखते हैं, ठीक है, कि उसमें हमारे पास जो आप डोमेन कोई भी सेट को दो, ठीक है, उससे हमें जो रेंज मिले वो हमारे पास क्या हो, विच वन एंड ओनली वन हो, उसकी रेंज जो हो वो क्या हो, हाँ जी पढ़िए, या ये डेफिनेशन पढ़े, कोई बच्चा पढ़ ले, शाबाश, जल्दी से। सर मैं पढ़ूं? लेट हाँ जी पढ़े पढ़े। Let A and B are two non-empty sets. A relation from set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. वेरी गुड, ठीक है। तो अभी देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज जो है वो क्या होगा, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज जो होगा वो क्या होगा, सेट बी में होगा, इसके अलावा इमेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज उसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे क्या फंक्शन जो है ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ इंटू ए इंटू बी, इसी तरह कोई भी हमारे पास फंक्शन है जी है एच है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब जो आप किसी भी चीज को इनपुट दे रहे होते हो तो बच्चे वो हमारे पास प्री इमेज होता है, वो क्या होता है बच्चे, वो हमारे पास क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये प्री इमेज है, ठीक है। और जो आउटपुट हमें मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, उस सेट का इमेज होता है, वो क्या होता है, उस सेट का इमेज, ठीक है। तो अब ये देखिए, एवरी इनपुट एज अ यूनिक आउटपुट, हर एक इनपुट का जो आप दे रहे होते हो तो उसका आउटपुट जो होता है वो क्या होता है बच्चे, एक यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने देखना होता है, अब मुझे बताओ 9 का प्री इमेज कौन कौन से हैं? 3 and -3 3 and -3, ठीक है। और इसी तरह मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि जो है 1 का प्री इमेज कौन सा है? -1 and 1 -1 और 1 -1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हमारे पास -2 का इमेज कौन सा है? -4 4,
क्या है 4। इसके अलावा भी इमेज है इसका? नो सर। क्यों नहीं इमेज है? अगर कोई इसके अलावा कोई और इमेज होता तो ये फंक्शन होता या नहीं होता, ये बता दो बस। सर नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता ये सर। फंक्शन नहीं होता। नहीं ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेंज के साथ रिलेशन बनाएंगे, लेकिन उसमें जो रिलेशन होगा वो यूनिकनेस होगी। ठीक है, कि हर एक डोमेन का एलिमेंट जो है अगर रेंज के साथ रिलेशन बनाता है तो वो उसमें यूनिकनेस होगी किसके साथ? बी सेट के साथ। सिमिलरली हमारे पास ये डिफरेंट सेट्स गिवन है। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे तो आप इजीली आप एनालिसिस कर सकोगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें आपने इसको एनालिसिस करना है कि एक हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, इसके थ्रू अब ये इस पूरी एग्जांपल एक पिक्चर को एक मरतबा देखो और इस पिक्चर को कौन जो है डिफाइन करेगा? सारे बच्चे इस पिक्चर को देखें एक बार। सर मैथ में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है। जी नहीं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स। तो ऐसा बताओ मैथ्स कहाँ पे यूज नहीं होता? हाँ जी इब्राहिम। सर ये लूप बना हुआ है एक। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास इसमें डोमेन क्या है इस सेट की? सर पानी वाटर है। हाँ सर जी, जो सी से एवेपोरेट हो रहा है वो है डोमेन। वो डोमेन है। और जो कंडेंसेशन मतलब जो पानी प्रेसिपिटेशन से नीचे आ रहा है ना, वो आपकी रेंज है। रेंज है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास फंक्शन इसमें एवेपोरेशन है। ठीक है, और इसी तरह डोमेन जो है वो उसकी क्या है उस सेट की? शाबाश, वाटर है। ठीक है, और इसी तरह अनदर फंक्शन जो है वो उसमें परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा कोई? प्रेसिपिटेशन सर हो रहा है। पूरा का पूरा एक डोमेन। पूरा शायद एक ही फंक्शन है, दूसरा तो शायद नहीं है फंक्शन। हाँ जी, एक ही फंक्शन है ना। वाटर जहां पे भी जाएगा फंक्शन तो एक ही होगा, वो एक ही उसका जो है ना फॉर्मुलेशन है। ठीक है, फॉर्मुलेशन तो नहीं ना चेंज होगी उसकी। चाहे कराची में वाटर है वो उसका भी फॉर्मुलेशन जो है H2O है। ठीक है, लाहौर में है तो उसकी भी फॉर्मुलेशन H2O है। ठीक है, जो भी हमारे पास रेन की प्रेडिक्शन जो भी सिस्टम होता है वो, ठीक है, उस ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो बेसिक इस पे करता है कि हमारे पास फंक्शंस पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास मशीन जो है वो फंक्शंस पे ऑपरेट करती हैं और इस तरह हम उन मशीन को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक मरतबा आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर है? इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह यस सर। चलें जी, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने एक मरतबा इसको पढ़ना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, शाबाश। और टाइम से नेक्स्ट जो है ना क्लास इंशाल्लाह टाइम से आप आइएगा। ठीक है, ज्वाइन करिएगा। तो आप काफी लेट आते हैं और स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं कि जो बड़ी लेट ज्वाइन करते हैं। मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ आपको। सर वैसे कब तक एक्सपेक्टेड है कि यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी? हाँ जी, आज डेट जो है वो क्या है? 29 28 सर। 28 है सर। 28